नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल्स पे। आज दोस्तों हम लोग लाभ हानि भाग 2 प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा, कई सारे सवाल किए। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या देखा कि लाभ हानि को कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे बात आई कि जिस वस्तु को खरीदा जाए उसी वस्तु को बेचा जाए, लाभ हो जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बात आई, यहाँ पर एक खास बात आई कि अगर मान लें जिस वस्तु को खरीदते हैं, अगर 10 पेन हम मान लें खरीदते हैं 1000 रुपए में और 2 पेन बेच देते हैं हम लोग 300 रुपए में। ठीक, ये कॉस्ट किया और ये सेल किया। तो अब बात आती है कि इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो हम लोग अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते और ये तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे खरीदे गए और बेचे गए आर्टिकल्स बराबर ना हो। ठीक है, तो अब इनको बराबर करना है भाई। कैसे करेंगे? बराबर करने के लिए एक खास चीज है कि 10 पेन हमने खरीदे हैं 1000 रुपए का, तो एक पेन कितने का खरीदा होगा भाई? 100 रुपए का। ठीक है, फिर हमने 2 पेन बेचे हैं, तो एक पेन कितने का बेचेंगे? 2 पेन 300 का, तो एक पेन 150 का। अब देख रहे हैं प्रॉफिट कितना हुआ? 50। कहां से? 100 से गुणे 100। ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका हो गया। प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बात आती है कि हमने ये निकाल लिया एक एक में कन्वर्ट करके, या दूसरा कर सकते हैं। हमने बताया कि ये आर्टिकल बराबर होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक एक में ही कन्वर्ट किया जाए। तो जितने बेचा है, जितने खरीदा है उतने ही बेच दें तो भी हम बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा 2 पेन 10 पेन खरीदा है, तो अगर 10 बिचवाए तो 2 पेन बेच रहा है 300 का, एक पेन कितने का बेचेगा दोस्तों? 150 रुपए का। तो 10 पेन कितने का बेचेगा? 1500 रुपए का। अब देखते हैं प्रॉफिट यहां से कितना हुआ? 500 रुपए का। कहां से? 1000 से गुणे 100। ठीक है, फिर देखेंगे यहां से प्रॉफिट परसेंट आया 50%। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करके हम अपने प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ एक खास चीज और देखना है, जब हमने देखा एक खरीद करके बेचा था तो भी 50% का लाभ हुआ, और जब हमने 10 खरीद करके बेचे तो भी 50% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि एक प्रकार की वस्तु चाहे एक खरीद करके बेचें, चाहे 1000 वस्तुओं को खरीद करके बेचें, जो आपका लाभ प्रतिशत होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन प्रतिशत में नहीं होगा, रुपए में लाभ में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है सेम आर्टिकल पे, वो कभी चेंज, उनका रेशियो कभी चेंज नहीं होता। जब तक अनुपात परिवर्तित नहीं होगा तब तक लाभ प्रतिशत भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि लाभ या हानि लेने के लिए वस्तुओं की संख्या क्या होनी चाहिए थी? बराबर। तब हम लाभ या हानि को कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अब बात आती है, कोई सवाल ऐसा तो दिया नहीं जाएगा कि 2 वस्तुएं हमने खरीदी हैं 1000 रुपए में, 2 वस्तुएं बेच दी 1500 रुपए में, लाभ बताओ। ऐसा तो सवाल आएगा नहीं। तो सवाल कैसा आएगा? इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब लाभ या हानि बताओ। देखिए यहाँ कह रहा खरीदा बेचा हमने 5 वस्तुएं और खरीदा 4 वस्तुएं। ठीक है, वस्तुओं की संख्या दी है, रुपए तो दिए नहीं है, और दूसरी बात बराबर कह रहा है रुपए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, जैसे मान लेते हैं कि 5 वस्तुएं हमने खरीदी थी, बेची थी 20 रुपए में, तो एक वस्तु कितने की बेचेंगे दोस्तों? ये सवाल था आपका। 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 4 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस, ऐसे लिख लेते हैं। फिर देखिए 5 वस्तुएं अगर हमने मान लिया 20 रुपए में हमने खरीदी, तो एक वस्तु कितने की बेचेंगे भाई? 5 वस्तुएं 20 रुपए में बेची, तो एक वस्तु कितने की बेचेंगे? 4 रुपए की। इसी तरह जब कह रहा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 के क्रय मूल्य के बराबर, तो हम कह सकते हैं 4 वस्तुएं भी 20 रुपए में खरीदी होंगी, तो एक वस्तु कितने की खरीदेंगे भाई? 5 रुपए की। ठीक है, तो देखिए अब आर्टिकल बराबर हो गए। ठीक है, 5 का खरीदा 4 का बेचा, क्या हुआ? लाभ या हानि जो भी हुआ हम लोग डिसाइड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करने के लिए हमने किया क्या? जब बराबर किया तो ये जो सेलिंग प्राइस के साथ 4 आ गया, ये कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा था। कॉस्ट प्राइस के साथ जो 5 आ गया वो सेलिंग प्राइस के साथ ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं बराबर करने के प्रोसेस में इन्होंने अपने स्पेस खाली इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, मतलब 5 का खरीदा और ये बेच दिया। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि अगर हमारी वस्तुओं की संख्या बराबर ना हो तो उनके रुपए बराबर हो।
और अगर रुपए बराबर है तो भी हम लाभ की गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब लिखा था हमारा क्वेश्चन के अनुसार 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा जब मूल्य बराबर है तो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि इनको हम लोग कर लेते हैं इंटरचेंज, क्योंकि जब आर्टिकल बराबर करते हैं तो ये आपस में इंटरचेंज ही हो जा रहे थे, ठीक है। तो हमने देखा कि अब इंटरचेंज किया तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस, 5 रुपए का खरीदा और 4 रुपए का बेचा, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, 1 रुपए की हानि कहां से, 5 से कितना परसेंट हुई, ठीक, सीधे सीधे आंसर आ गया 20% की हानि। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से हम लोग, क्या है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी कि 6 का सेलिंग प्राइस बराबर है 5 के कॉस्ट प्राइस के, ठीक है भाई, यही है 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखा जैसे मूल्य बराबर है तुरंत इसको काट करके इंटरचेंज कर लेंगे, ये आपका कॉस्ट प्राइस था सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस था ये कॉस्ट प्राइस में हो गया। यानी 6 का खरीदा 5 का बेचा, क्या हुआ, 1 का लॉस कहां से, 6 से, कितने परसेंट हुआ दोस्तों, 16 सही 2/3%, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यदि लाभ की प्रतिशतता 25% हो तो वस्तुओं की संख्या बताएं। मतलब जो पहले वस्तुओं की संख्या थी, जो कुछ वस्तुएं लिखा था कि कुछ वस्तुओं को वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, वो कुछ वस्तुएं मान लेते हैं एक्स का सेलिंग प्राइस बराबर है 5 के कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स गायब कर दिया तो आपका जो लाभ प्रतिशत था जो हम बाद में निकाल रहे थे वो निकाल करके दे दिया पहले से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको इंटरचेंज करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब जब कॉस्ट प्राइस नहीं पता होता दोस्तों तो हमें पता है ये अपने आप में क्या होता है 100% होता है, प्लस 25% का प्रॉफिट कर दे तो हमारा सेलिंग प्राइस मिल जाता है कितना, 125%, और सेलिंग प्राइस यहाँ दिया है कितना, 5। तो हम लिख सकते हैं 125% इज इक्वल टू 5, 100% इज इक्वल टू 5 इंटू 100/125, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 4, यानी कि वस्तुओं की संख्या पहले कितनी थी, 4। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे इसने कहा कि 25% का लाभ हुआ, ठीक है। लाभ कब होता है, जब हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य बटे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक, तो तब लाभ होता है गुणे 100 करते हैं। अगर गुणे 100 ना किया गया होता तो ये बटे में 100 रहता, तो ये होता है कितना, 1/4, ठीक है। तो अब क्या आता है, ऊपर होता है लाभ, नीचे होता है क्रय मूल्य, गुणे 100 करते हैं तब ये लाभ प्रतिशत आता है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखा कि ये आपका अगर क्रय मूल्य 4 होगा तो लाभ कितना होगा, 1 का, तो बेचेगा कितने का, 5 का, 5 दिया था तो चाहिए क्या था, x यानी 4, ठीक। तो यहां से सीपी हो जाएगा अगर 4 तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 दिया यानी 4 की जरूरत थी। यहां से हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी लिख करके कर सकते हैं, वो भी हमको जानना है दोस्तों, क्योंकि आगे कुछ परिवर्तन पे हम लोग इसको और आसान कर सकते हैं जब परिवर्तन होंगे, ठीक है। इसको कर सकते हैं जैसे इसने कहा कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मान लेते हैं वो क्रय मूल्य 1 रुपए था जिसमें 5 वस्तुएं हमने खरीदी तो ट्रांजैक्शन कितने परसेंट का होता है दोस्तों, 100% का। फिर 1 रुपए में एक्स वस्तुएं बेच दी तो ट्रांजैक्शन कितना होगा, 25% का लाभ हुआ, यानी ट्रांजैक्शन होगा आपका 125% का, ठीक है। अब देख रहे हैं रुपए बराबर, ये रुपए हमने अपने पास से मान लिए जो कि बराबर है, तो जब बराबर है तो ये इंटरचेंज होगा। अभी हम लोग देख रहे थे, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, यानी 125% बराबर 5, देन 100% इज इक्वल टू 5 गुणे 100 बटे 125, ये कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये तरीका भी आपको सीखना है क्योंकि इसी पे बेस्ड अगले क्वेश्चंस कुछ आएंगे जिनको हम लोग आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब फिर से वही कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे दिया। मान लेते हैं 1 रुपए में 6 वस्तुएं उसने खरीदी तो ट्रांजैक्शन कितना होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%। फिर 1 रुपए में उसने एक्स वस्तुएं बेची, जैसे कहा ना कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य,
अब वो कुछ नहीं पता तो उनको हमने एक्स मान ले बेची, तो उससे लाभ हुआ कितना 20% का, यानी कितना परसेंट ट्रांजेक्शन रहा होगा 100% कॉस्ट प्राइस 20% प्रॉफिट, देन ट्रांजेक्शन 120%। फिर से ये रुपए बराबर है तो हम लोग इनको इंटरचेंज करेंगे, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, 120% इज इक्वल टू 6, देन 100% इज इक्वल टू 6 इंटू 100 अपॉन 120, इससे कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स और ये आएगा आपका 5 आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसको भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, 20% परसेंट साइन हटाया तो 20/100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/5, ठीक है। मतलब कि अगर हमने 5 का खरीदा तो बेचा कितने का, लाभ दिया 1 का तो बेचा कितने का होगा 6 का, तो 6 तो आपको दिया है, यानी जरूरत किसकी थी 5 की, यानी 5 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं भाई, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम करना है, हमको समय भी बचाना है और ये कॉन्सेप्ट है इनको देखते रहना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कह रहा है यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया, साफ साफ दिया, 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदा, ठीक, तो 1 रुपए में तुरंत 12 लिखेंगे और खरीदा तो ट्रांजेक्शन कितना 100% का। फिर कह रहा है 20% का लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। हम 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दें, 100 वस्तुएं की 20% लाभ हो तो ट्रांजेक्शन कितना होगा 120 का। ठीक, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, क्योंकि रुपए हमारे बराबर है तो 120% बराबर 12, देन 100% इज इक्वल टू 12 गुणे 100/120, ये कैंसिल किया आया 10 आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा लगे तो आप वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, सारे सवाल एक ही टाइप के हैं तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ही सवाल को कई बार डिस्कस कर ले रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। अब देखिए यहां पर क्या है, 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचा, फिर कह रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, मतलब दोनों जगह विक्रय मूल्य दे दिया। इसीलिए हमने बताया था कि आपको ये वाला फॉर्मेट याद करना है, 1 रुपए में 10 बेचा, अब बेचा तो 4% की हानि, यानी ट्रांजेक्शन कितने परसेंट का रहा होगा दोस्तों 96% का, 100% कॉस्ट प्राइस था और 4% की हानि, यानी ट्रांजेक्शन कितना रहा होगा 96। फिर 1 रुपए में कितनी बेच दे कि उसे 20% लाभ हो, यानी 120% का ट्रांजेक्शन। फिर से अब देखिए दोनों साइड बेचा है, ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है, रुपए बराबर है तो इंटरचेंज होना ही है, ये करेंगे हम। 120% बराबर 10 तो 96% बराबर 10 गुणे 96/120, ये 0 0 कैंसिल, इससे 8 का 8 आंसर आपका। ठीक है भाई, ठीक है, तो देखिए हमने ये वाले फॉर्मेट से, जैसे x का कॉस्ट प्राइस बराबर 5 का सेलिंग प्राइस, यहां से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर अब दोनों बार सेलिंग प्राइस दे दिया। आप एसपी करते तो इंटरचेंज किसे करते, नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मेट सीखा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। अब देखिए अगला सवाल हमारा है, कोई व्यक्ति 1 रुपए में 13 वस्तुएं बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, फिर से 1 रुपए में 13 बेच दिया, बेचा 10% की हानि हुई, मतलब 100% पे खरीदा तो 10% हानि, मतलब बेचा कितने पे होगा 90% पे। फिर कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दे कि उसे 30% का लाभ। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा चेंज किया, कह रहा है कि तो 30% लाभ लेने के लिए सिर्फ 5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, हम लोगों ने देखा था कि ये 5 रुपए में पूछ लिया और 30% लाभ यानी 130, ये लिख लिया। देखिए अब यहां पर ये रुपए बराबर नहीं है तो हम इनको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम पहले 5 रुपए में खरीदें या तो फिर 1 रुपए में बेच के देख लें। तो हम दोनों कर सकते हैं, पहले देखते हैं 1 रुपए में कितने बेचता है, फिर 5 रुपए में आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये रुपए बराबर हो गए तो इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी 130% बराबर 13, तो 90% बराबर। अब यहां से याद रखना है कि 90% बराबर ही निकालना है, 96% बराबर या 100% बराबर नहीं निकाल देना है, क्योंकि 90 की वैल्यू ये है 13 गुणे 90/130। ठीक, ये कैंसिल किया आया 9। ठीक है दोस्तों, अब ये 9 कितने में आया, 1 रुपए में 9, तो आपका 5 रुपए में कितना भाई 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए हमने रुपए बराबर करके ही निकाला। ठीक है, बाद में कंपेयर करा लिया। ठीक है, जो जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में पहले निकाल लिया, फिर उसके बाद कंपेयर करा लिया।
दूसरा तरीका है यहाँ पर, जैसे 5 रुपए में ही हम बेचना चाहें, कोई बात नहीं 5 रुपए में बेच देंगे, तो हम ऊपर जब खरीद रहे हैं तो वहां पर भी 5 रुपए में ही खरीदेंगे। अगर 1 रुपए में 13 खरीदा तो 5 रुपए में कितना खरीदेगा भाई, 13 × 25 = 65। ठीक है, अब फिर बराबर हो गए रुपए, फिर इंटरचेंज कर सकते हैं। 130% बराबर 65, तो आपका 90% बराबर क्या होगा, 65 × 90/130। ठीक है, इससे कैंसिल, 13 × 5 = 65, 9 × 5 = 45, यानी कि आंसर हमारा वहां से भी इतना आ गया। तो इन दोनों को बराबर रखना है बेसिकली। आप किसको क्या करते हैं डजंट मैटर, ठीक, किसको कम करते हैं किसको ज्यादा करते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बट छोटा सा पार्ट था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट का था, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी पे कुछ बड़े सवाल करने हैं जो विदिन सेकंड आंसर दें, ये लेकर के हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे निश्चित तौर पे। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।